आज का विषय है द्रव्य तरंगों की प्रयोग द्वारा पुष्टि। यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैटर वेव्स। तो लुइस डी ब्रोगली ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, जैसा कि आपने पहले के वीडियो में देखा था कि हर एक गतिमान कण के साथ एक तरंग चलती है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं, द्रव्य तरंग बोलते हैं। अब उसने अपनी थ्योरी तो दे दी, तो क्या हम किसी प्रैक्टिकल के द्वारा उसकी पुष्टि कर सकते हैं या ये केवल थ्योरी है, उसका अपना अजम्पशन है। तो इसको सिद्ध करने के लिए कि हर एक गतिमान कण के साथ तरंग चलती है, डेविसन और जर्मन नामक साइंटिस्ट ने डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिकों ने निम्न प्रयोग किए। क्या किया उन्होंने कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर लिया, मतलब एक ऐसी डिवाइस ली जिससे हम हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अंदर एक फिलामेंट होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको एक डायरेक्शन में चलाने के लिए बीच में कुछ कॉलीमेटर लगे होते हैं जिनका काम है इलेक्ट्रॉनों को एक सीधी दिशा में ले जाना। और फिलामेंट को और यहाँ पे सबसे बाहर वाले हिस्से को एक हाई पोटेंशियल की बैटरी लगा दी जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होकर बाहर निकले, और जितने वोल्ट से हम इसको एक्सीलरेट करें वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं वी वोल्ट से। इसके सामने एक निकल की एक क्रिस्टल रखा, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो एक बारीक बीम की तरह आकर इस निकल के क्रिस्टल से टकराएं। और निकल के क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में हम जानते हैं क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं। तो इस निकल के क्रिस्टल में मान लीजिए प्लेन्स हैं और वो सरफेस के पैरेलल ना होकर, सरफेस के पैरेलल भी हो सकते हैं, हमने मान लिया कि सरफेस के वो पैरेलल ना होकर उससे किसी एंगल पर हैं और इस प्रकार से हैं। ये जो प्लेन्स होंगे ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और इन प्लेन्स के बीच की दूरी कहलाएगी इंटरप्लेनर डिस्टेंस स्मॉल डी। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे आके स्ट्राइक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ से टकराने के बाद
ये वापस ऐसे जाएंगे, अलग अलग एंगल पे जाएंगे। यहाँ पर हमने एक सर्कुलर स्केल ले लिया, और इस सर्कुलर स्केल पर एक हमने डिवाइस रखी जिसको हम बोलते हैं फैराडे सिलेंडर। इसका काम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको मेजर करना कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये हमने रखा है यहाँ पर फैराडे सिलेंडर। तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पे इसको हम कनेक्ट करेंगे अंदर। अंदर सर्किट बना हुआ होगा इसके, माइनस प्लस और एक एमीटर। इस तरीके से एमीटर से हमें करंट आई का मान मिल जाएगा, जो आई होगा प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस सर्कुलर स्केल के कारण हमने कितने एंगल पर इस फैराडे सिलेंडर को रखा है, वो एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेविसन और जर्मन ने क्या किया, चित्रानुसार अति उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन बीम कहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन पुंज को निकेल के क्रिस्टल पर गिरा या पर भेजा। निकेल क्रिस्टल में समांतर तलों के बीच दूरी स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम होती। ये हमें पता है कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। चित्रानुसार फैराडे सिलेंडर से अलग अलग कोण पर प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की प्रति सेकंड संख्या धारा आई के रूप में ज्ञात करते हैं।
यानी जो I है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अब जो V का मान है जो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है एक्सीलरेटिंग वोल्टेज V का मान बदलकर प्रकीर्णन कोण फाई व I के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर जो स्कैटरिंग एंगल है फाई वो है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो नीचे की तरफ आ रही है, और जो स्कैटर्ड होके जा रही है उसके बीच का एंगल फाई, इसे हम स्कैटरिंग एंगल या प्रकीर्णन कोण बोलते हैं। तो अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है फाई और आई के बीच में अलग अलग वोल्टेज के लिए। उन्होंने ये देखा कि अगर हम पहले V का मान कम रखें और फाई तथा I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, y एक्सिस पे तो ले लिया उन्होंने फाई की वैल्यू और x एक्सिस पे ले लिया I की वैल्यू। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, यानी एंगल बढ़ाने पर पहले धारा का मान थोड़ा सा बढ़ा और फिर लगभग कांस्टेंट हो गया। ये आ रहा है, मान लीजिए V इज इक्वल टू, हमने ले लिया 30 वोल्ट पर। अब हमने क्या करा, फिर V का मान, डेविसन और जर्मन ने फिर V का मान और बढ़ाया और फिर फाई और I के बीच में फिर ग्राफ खींचा। तो उन्होंने ये देखा कि एक फाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए थोड़ा सा हमें करंट की वैल्यू बढ़ी हुई मिली और उसके बाद फिर करंट की वैल्यू कम हो गई। V इज इक्वल टू 44 वोल्ट, इधर फाई और इधर आई। फिर और वोल्टेज बढ़ाई, तो ये जो I का मान है ये और बढ़ गया, यानी ये इसका जो उभार है कर्व का ये और ज्यादा हो गया। और ये जो उभार है ये 54 वोल्ट पर मैक्सिमम आ रहा है। V इज इक्वल टू 54 वोल्ट के लिए मैक्सिमम आता है, यानी यहाँ पर I का मान मैक्सिमम हो गया। उसके बाद अगर हम और वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये उभार बढ़ने की जगह कुछ कम हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। V इज इक्वल टू मान लीजिए 64 वोल्ट। तो उन्होंने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज 54 वोल्ट पर I का मान मैक्सिमम हो गया और ये जो बम्प है ये सबसे अधिक है।
और यहाँ पर फाई की जो वैल्यू है वो है 50 डिग्री। तो उनको 54 वोल्ट से एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉनों को अगर उन्होंने निकल क्रिस्टल पर घेरा तो उन्होंने ये देखा कि जब प्रकीर्णन कोण का मान 50 डिग्री है तो उन्हें अधिकतम करंट प्राप्त हुई, यानी उनको मैक्सिमम मिला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो कण प्रकृति रखते हैं तो हर एक एंगल पर वो बराबर बराबर लगभग बराबर जाने चाहिए, जैसा कि आप फर्स्ट ग्राफ में देखते हैं। शुरू में तो एंगल बढ़ाने पर थोड़ा सा मान बढ़ा है और फिर लगभग कांस्टेंट सा हो गया, यानी आई का मान लगभग कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब फाई के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुए 54 वोल्ट पर, तो 50 डिग्री के कोण पर आई का मान मैक्सिमम आ रहा है, उससे फाई का मान उससे कम पर या ज़्यादा लेने पर करंट का मान कम हो जाता है। तो ये घटना, जो ये बम्प आया, क्यों आया? तो डेविसन और जर्मन ने इस बात को माना कि जो डी ब्रॉगली ने कहा था, क्या ये द्रव्य तरंग के कारण तो नहीं आ रहा, क्योंकि जो विवर्तन की घटना होती है वो द्रव्य तरंग के कारण होती है, जो डिफ्रैक्शन होता है। अब कैसे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया? उन्हें ये एक्सप्लेन करना था कि ये बम्प क्यों आया। इसको वो पुराने सिद्धांतों के अनुसार नहीं बता पा रहे थे। तो उन्होंने ये बात कही कि जिस प्रकार से हम किसी एक्स-रे के डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, पहले हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं कि प्रयोग से 54 वोल्ट पर एक्सेलरेटेड त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। क्योंकि करंट अधिकतम प्राप्त होती है तो इलेक्ट्रॉन भी अधिकतम प्राप्त होंगे। ये इनका रिजल्ट आया। अब किसी ठोस द्वारा एक्स किरणों के लिए ब्रैग्स लॉ, ब्रैग का नियम सत्य होता है। इसके अनुसार nth मैक्सिमा या उच्चिष्ट के लिए शर्त होती है ट्वाइस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये कहलाता है ब्रैग का नियम, जहां स्मॉल डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यानी तलों के बीच की दूरी, जो ठोस लिया है उसके तलों के बीच की दूरी है। लैम्डा, जो हम एक्सरे यूज कर रहे हैं, एक्सरे की वेवलेंथ, और एन की वो कौन सा उच्चिष्ट है, एन उच्चिष्ट या मैक्सिमा की संख्या,
की संख्या, वो फर्स्ट है, सेकंड है, यानी एन की वैल्यू 1 2 3 क्या है वो चीज रखी जाती है। और थीटा ग्रेजिंग एंगल या स्पर्श रेखीय एंगल है। ग्रेजिंग एंगल, इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखीय एंगल। कौन स्पर्श रेखीय कोण क्या होता है कि वह कोण जो आने वाली किरण सरफेस से बनाती है, ना कि परपेंडिकुलर से। ये होता है आने वाली किरण व तल के बीच का कोण। अभी तक आपने इंसिडेंट एंगल पढ़ा था कि जो आने वाली रे और परपेंडिकुलर के बीच में, लेकिन ग्रेजिंग एंगल है आने वाली किरण व तल के बीच का कोण। तो इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ पे लगता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टल है जिसके प्लेन के बीच की डिस्टेंस d है। अब इस पर अगर कोई एक्सरे आ रही है, एक्सरे की बीम आ रही है, बहुत सारी एक्सरे होंगी पास पास। अब कोई तो इसके ऊपर की सरफेस से ही परावर्तित हो जाएगी और कोई इसको क्रॉस करके अंदर जाएगी और फिर यहाँ से परावर्तित होगी। तो इस तरीके से जो परावर्तित किरणें हैं अलग अलग सरफेस से, इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। इनके बीच में इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है कि जो डिफ्रैक्शन होता है उसमें बहुत सारी इस तरीके से आएंगी, तो सब आपस में कहीं पर कंस्ट्रक्टिव कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और इसका जो पैटर्न होता है कि एक तो बीच में स्लिट के लिए पढ़ा था आपने कि एक मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर इस तरीके से होता है। ये हो गया फर्स्ट मैक्सिमा, n इज इक्वल टू 1 मैक्सिमा। जैसे जैसे हम फेराडे सिलेंडर को यहाँ से घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाएंगे, यहाँ से घुमाएंगे, एक पर्टिकुलर एंगल के लिए हमें यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 मिलेगा। फिर और घुमाएंगे तो n इज इक्वल टू 2 के लिए मैक्सिमा, यानी सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। इस प्रकार से हमें अलग अलग मैक्सिमा प्राप्त होंगे। तो ये घटना कहलाती है विवर्तन की घटना, और इसके लिए ब्रैग ने नियम दिया था ट्वाइस डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ पे थीटा और बता दें, थीटा क्या होता है कि ये तो आने वाली रेस है और ये जाने वाली, इन दोनों के बीच का एंगल तो हो गया फाई। और इस रे का सरफेस से जो एंगल बनेगा, ये वाला जो ग्रीन लाइन से दिखाया है, ये कहलाएगा ग्रेजिंग एंगल थीटा। इसको मैं थोड़ा सा अलग क्लियर दिखा देता हूँ। ये हमारा प्लेन है, यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट, ये डिफ्लेक्टेड लाइट इससे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। इन दोनों के बीच में एंगल है फाई और ये एंगल है थीटा। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें
तो फाई दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और ये पूरी लाइन, ये जो प्लेन है कितना है 180 डिग्री का, तो इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस पाई अपॉन 2। इस प्रकार से हम ग्रेजिंग एंगल निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि डेविसन और जर्मन का रिजल्ट ये निकल के आया कि 54 वोल्ट पर एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। तो डेविसन और जर्मन के अनुसार अतः यदि डी ब्रॉगली की परिकल्पना को सत्य माने तो इलेक्ट्रॉन के साथ चलने वाली तरंग दैर्ध्य लैम्डा ब्रैग के नियम को संतुष्ट करनी चाहिए। अब डी ब्रॉगली के अनुसार तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 ओवर वी एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे v की वैल्यू है 54 वोल्ट, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 150 ओवर 54 एंगस्ट्रॉम और ये कैलकुलेट करके आ जाती है 1.67 एंगस्ट्रॉम, इक्वेशन 1। तो अगर डी ब्रॉगली की परिकल्पना सत्य है तो लैम्डा की वैल्यू 1.67 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए और ब्रैग के नियम से भी यही आनी चाहिए। यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, अतः थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री ओवर 2 दैट इज 65 डिग्री और n इज इक्वल टू 1 के लिए ब्रैग के नियम से ब्रैग के नियम में रख देंगे हम ट्वाइस डी की वैल्यू हमें पता है 0.91 एंगस्ट्रॉम निकल के क्रिस्टल के लिए, क्रिस्टल बदलेंगे तो ये डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी इंटू साइन 65 डिग्री एन की वैल्यू 1 इंटू लैम्डा। तो इससे जो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट होती है ये आ जाती है लगभग 1.65 एंगस्ट्रॉम, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 से तो वैल्यू आ रही है, अगर डी ब्रॉगली की परिकल्पना सत्य मानते हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है लैम्डा की 1.67 एंगस्ट्रॉम और ब्रैग के नियम अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग चल रही है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो मैं कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल से तो आ रही है 1.65 एंगस्ट्रॉम और थ्योरी से आ रही है 1.67 एंगस्ट्रॉम, यानी ये आ रही है हमारी थ्योरी से
लैम्डा थ्योरी, हाँ सॉरी ये तो होगी प्रैक्टिकल से, और ऊपर वाली होगी लैम्डा थ्योरी। दोनों लगभग बराबर हैं। समीकरण 1 व 2 से प्राप्त तरंग दैर्ध्य का मान प्रयोग सीमा के भीतर है, सीमा के भीतर समान है। अतः इससे सिद्ध होता है कि गतिमान कण के साथ द्रव्य तरंग होती है। यानी डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस प्रूव हो गई डेविसन और जर्मन के प्रयोग के द्वारा। यानी डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस डेविसन और जर्मन ने प्रूव कर दी। तो ये था वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंट डन बाय डेविसन एंड जर्मन साइंटिस्ट। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें नॉर्मली द्रव्य तरंगों का अनुभव क्यों नहीं होता। यानी साधारण अवस्था में द्रव्य तरंगों का अनुभव क्यों नहीं होता। तो मान लेते हैं कि हम जिनको अनुभव कर सकते हैं वो बहुत हल्के से हल्का वजन 1 ग्राम, जिसे हम थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं, उससे कम होगा तो शायद हम उसका पता न लगा पाए। तो माना साधारण अवस्था में एक ग्राम के कण को ये बुलेट हो गया और इसको हम फायर करें या फेंकें, न्यूनतम कितनी स्पीड से फेंक सकते हैं आप। मान लीजिए कि इसको हमने फेंका, न्यूनतम फेंक दिया हमने इसको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं। तो इसका संवेग, यानी ये हमने लगभग वो ले लिया साधारण अवस्था में न्यूनतम संवेग जो हम महसूस कर सकते हैं। तो इसका संवेग p इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ केजी में चेंज कर दिया, और ये हो गया 10⁻² मीटर पर सेकंड। यानी ये हो गया आपका 10⁻⁵ केजी मीटर पर सेकंड। ये यूनिट हो गई इसकी। अतः इसके संगत द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य है।
लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल एच ओवर पी डी ब्रॉगली के अनुसार, और स्मॉल एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और ये हो गया आपका 10⁻5 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 6.63 इंटू 10⁻29 मीटर। यानी ये जो वैल्यू है लैम्डा की बहुत कम है, इतनी कम है कि हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। हम जो देख सकते हैं, अगर हम दृश्य प्रकाश की बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक की होती है, यानी कि लगभग 10⁻⁻7 मीटर में। एक्सरे भी 10⁻10 की रेंज में होती है, लेकिन ये है 10⁻29 मीटर की रेंज में, तो इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसका मान बहुत कम होने के कारण अनुभव नहीं किया जा सकता। अगर हम और भारी कण लेते, 1 ग्राम से ज़्यादा लेते या और ज़्यादा तेज फेंकते, तो संवेग p का मान बढ़ता, p का मान बढ़ता तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी से लैम्डा का मान और घट जाता, तो तब भी हम अनुभव नहीं कर पाते। तो इसका मतलब साधारण अवस्था में हम द्रव्य तरंगों का अनुभव नहीं कर सकते। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, अब लेते हैं हम बोहर का जो क्वांटाइजेशन रूल है, क्या हम उसको डी ब्रॉगली की सहायता से प्रूव कर सकते हैं। बोहर का क्वांटीकरण कंडीशन या प्रतिबंध, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन रूल, बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। तो किस चीज के लिए दिया था बोहर ने? उसने हाइड्रोजन एटम के लिए कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें कोणीय संवेग का मान h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध था कि परमाणु में कक्षाओं के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये उसका क्वांटाइजेशन रूल था। इसको अगर हम सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स L इज इक्वल टू स्मॉल n h/2 ये क्वांटाइजेशन रूल था बोहर का।
जहां n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। तो अब इस क्वांटाइजेशन रूल को हम डी ब्रॉगली की सहायता से प्रूव करेंगे। इसका प्रूव बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो हर एक गतिमान कण के साथ तरंग चलती है, अतः अगर कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके साथ तरंग होगी। उसने कहा कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग होगी और तरंग दैर्ध्य हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगी यानी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्बिट में लैम्डा बाई 2 हो, या तो लैम्डा होगी या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए स्मॉल आर रेडियस का एक ऑर्बिट है, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यानी कि कंप्लीट लैम्डा के फॉर्म में होगा, चाहे वो 1 लैम्डा हो 2 लैम्डा हो। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, मान लीजिए नीचे से ये मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा 2 लैम्डा फिर 3 लैम्डा 4 लैम्डा और यहाँ तक आते थे 5 लैम्डा। मतलब हमेशा जो वेव होगी, इसी वेवलेंथ होगी, वो पूर्ण गुणक के रूप में होगी। अतः जो इसका पेरीमीटर या परिधि है 2 पाई आर हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा का, जहाँ n की वैल्यू 1 2 एंड सो। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू n और लैम्डा की वैल्यू स्मॉल h बाई स्मॉल p। डी ब्रॉगली के अनुसार p कितना होता है mv। तो इससे हम p को इधर ले गए, mv r इज इक्वल टू n h ओवर 2 पाई। और mvr क्या होता है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू n h ओवर 2 पाई। यही प्रूव करना था, यही बोहर का क्वांटाइजेशन रूल। इस प्रकार से डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से हम बोहर का क्वांटाइजेशन रूल प्रूव कर सकते हैं। दो छोटी छोटी बातें और हैं कि एक जीपी थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था
कि मैटर वेव होती है। जैसे कि डेविसन और जर्मन ने किया, ऐसे ही जीबी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो प्रूव दैट मैटर वेव एग्जिस्ट। एंड तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इसको use the concept of matter wave। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम द्रव्य तरंगों के परिकल्पना का या सिद्धांत का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें देख पाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।